इस लीगल एनालिसिस में स्वागत है। आज हम भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन की हदों को परखने वाले एक बेहद ऐतिहासिक मामले का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक लॉ प्रोफेसर के नजरिए से अगर हम इसे समझें तो ये सिर्फ एक अपराध की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि न्यायशास्त्र, हमारे संवैधानिक अधिकारों और जुडिशियल प्रोसेस का एक बहुत ही जटिल और जरूरी ढांचा है। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे शक्ति मिल्स केस के फैक्ट से, फिर हम समझेंगे क्रिमिनल चार्जेस की डेफिनेशन, रिपीट ऑफेंडर डॉक्ट्रिन और जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को। आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरे मामले में पब्लिक आउटक्राई और मीडिया एथिक्स का क्या रोल रहा। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, शक्ति मिल्स केस और 2013 के इन हमलों के असली तथ्य। इस मामले की पूरी जुरिस्प्रूडेंस या न्याय शास्त्र को समझने के लिए हमें पहले बिना किसी बायस के उन फैक्ट्स को देखना होगा जहां से ये कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों खौफनाक वारदातें एक ही ग्रुप ने महज कुछ ही हफ्तों के गैप में अंजाम दी थीं। 22 अगस्त 2013 को मुंबई की शक्ति मिल्स के वीरान इलाके में एक युवा फोटो जर्नलिस्ट अपने असाइनमेंट पर थी जब उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। और जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसी समूह ने जुलाई में एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ भी बिल्कुल वैसी ही वारदात की थी। इस पूरे मामले में न्यायपालिका का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। बॉम्बे हाईकोर्ट का आधिकारिक रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि कैसे कानून का बेहद बारीकी और सख्ती से इस्तेमाल किया गया। इसने दिखाया कि कैसे हमारी अदालतें भावनाओं में बहे बिना सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर ही ऐसे मामलों का इवैल्यूएशन करती हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, आपराधिक आरोपों को परिभाषित करना, यानी अभियोजन पक्ष की कानूनी वास्तुकला। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष ने अपना पूरा केस इंडियन पीनल कोड के इन खास पिलर्स पर खड़ा किया था। ये कोई एक सिंगल चार्ज नहीं था। इसमें धारा 354B लगाई गई, जो किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से किए गए हमले के लिए है। इसके अलावा धारा 377, जो अप्राकृतिक यौन कृत्य को अपराध मानती है, और धारा 376D, जो गैंग रेप को डिफाइन करती है। कानूनी ढांचे को इस तरह से बांटना ये पक्का करता है कि अपराधियों की हर एक क्रूरता का लीगल हिसाब रखा जाए। यहाँ धारा 376D की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। 2012 के दिल्ली गैंग रेप यानी निर्भया केस के बाद जो कड़े कानूनी बदलाव आए, ये उसी का नतीजा है। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद कानून को इतना सख्त बनाया गया कि अगर कोई समूह ऐसा अपराध करता है तो उसके हर एक सदस्य को बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा और उन्हें कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिलनी ही है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आदतन अपराधी का सिद्धांत और धारा 376E को लागू करना। ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसने नॉन होमिसाइडल क्राइम्स यानी ऐसे अपराध जिनमें हत्या नहीं हुई है, उनके लिए सजा के पूरे लैंडस्केप को ही बदल कर रख दिया। 2013 के अमेंडमेंट्स ने यह तय कर दिया कि अगर कोई इंसान बार बार रेप जैसा अपराध करता है तो हमारी अदालतें उसे मौत की सजा भी दे सकती हैं, भले ही उस अपराध में किसी की जान न गई हो। इस केस में इस धारा का पहली बार इस्तेमाल हुआ था और इसी सटीक धारा के तहत 3 वयस्क आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण बड़ा सीधा था। इन तीनों को जुलाई 2013 के टेलीफोन ऑपरेटर वाले मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था। अदालत के सामने ये उनका लगातार दूसरा इतना बड़ा अपराध था जिसने धारा 376E के सख्त प्रावधानों को तुरंत ट्रिगर कर दिया। हमारा अगला हिस्सा है भाग 4, आनुपातिकता और न्यायिक समीक्षा। यहाँ हम सजा देने के दर्शन या फिलॉसफी को समझेंगे। अब यहाँ से एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कानूनी बहस शुरू होती है। क्या बिना हत्या वाले मामले में मौत की सजा देना सही है? न्यायपालिका इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करती है? देखिए, एक तरफ हमारे पास रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धांत है जो बचन सिंह मामले से निकला था। ये कहता है कि मौत की सजा सिर्फ उन मामलों में दी जाए जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर दें। और दूसरी तरफ है प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि सजा हमेशा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा सख्त नहीं। डिफेंस ने इसी ग्राउंड पे धारा 376E की वैलिडिटी को चैलेंज किया था। तो यहाँ एक बड़ा ही बुनियादी सुकराती सवाल खड़ा हो जाता है। क्या किसी अपराध की क्रूरता इतनी हावी हो सकती है कि वो हमारे न्याय प्रणाली के स्थापित नियमों को ही सस्पेंड कर दें? क्या आरोपी के अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं? एक सभ्य और कानूनी समाज में इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, बल्कि हमेशा संविधान के दायरे में रहकर ही दिया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सवाल का जवाब बहुत ही मजबूती से दिया। अदालत ने अपने इस फैसले की नींव भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और रूल ऑफ लॉ के अडिग सिद्धांत पर रखी। मतलब साफ है,
अपराध चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, एक उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। अदालत ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आरोपी के अधिकारों को हम पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सजा का फैसला कानून के उस सख्त ढांचे के भीतर ही होगा। चलिए देखते हैं भाग 5, जन आक्रोश की भूमिका। न्याय बनाम भीड़। शक्ति मिल्स की इस खौफनाक घटना के बाद पूरे देश में स्वाभाविक रूप से भारी गुस्सा था, सड़कों पर आक्रोश था। लेकिन अदालत ने इस कलेक्टिव ट्रॉमा को समझते हुए भी एक बेहद जरूरी बात कही। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या संवैधानिक अदालत का काम पब्लिक ओपिनियन या भीड़ के दबाव में फैसले सुनाना नहीं है। उसका परम कर्तव्य है निष्पक्ष रहना, भावनाओं से दूर रहना और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह होना। न्यायपालिका ने अपने इस रुख को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट किया है कि भावनाओं से भरी कोई भी नैरेटिव स्थापित कानूनी प्रक्रिया को ओवरराइड नहीं कर सकती। जनता का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन एक कोर्ट हमेशा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही बंधी होती है। दरअसल यही एक सच्चे और सभ्य समाज की सबसे बड़ी पहचान है। और अब हमारे आज के एनालिसिस का आखिरी हिस्सा, भाग 6, मीडिया नैतिकता और कानूनी न्याय, यौन उत्पीड़न की रिपोर्टिंग। जब हम UNFPA की रिपोर्ट जैसे एकेडमिक पेपर्स देखते हैं तो पता चलता है कि मीडिया का फोकस कई बार काफ़ी सेलेक्टिव होता है। ऐसी घटनाओं की कवरेज को अक्सर बहुत ज़्यादा सेंसेशनल बना दिया जाता है, जिसका सीधा और बहुत बुरा असर पीड़िता की प्राइवेसी पर पड़ता है। कानून और प्रेस काउंसिल के इतने साफ दिशा निर्देशों के बावजूद हम देखते हैं कि निजता का उल्लंघन होता ही है। इसी को ठीक करने के लिए ये रिपोर्ट कुछ खास पैरामीटर्स सेट करती है। इसका मकसद है कि मीडिया कवरेज उस सदियों पुराने शर्म और सम्मान वाले पैराडाइम को तोड़े, न कि इसे किसी सनसनीखेज कहानी की तरह बेचें। इसके लिए सही कानूनी जानकारी देना, अलग अलग एक्सपर्ट से बात करना और सबसे जरूरी बात, वॉयरिज्म या विक्टिम की प्राइवेसी में ताक-झांक करने से बचना बहुत जरूरी है। सच्ची जर्नलिस्टिक एथिक्स की मांग है कि हम फोकस को शिफ्ट करें। सेक्सुअल असॉल्ट को समाज के नजरिए से सम्मान के छिन जाने की तरह पेश करना बंद होना चाहिए। इसके बजाय इसे एक नागरिक के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के एक स्ट्रक्चरल वायलेशन के रूप में देखा जाना चाहिए। फोकस सिस्टम की जवाबदेही पर होना चाहिए, ना कि गैर जरूरी डिटेल्स पर। इस पूरे एनालिसिस के अंत में हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और जरूरी विचार पर रुकना होगा। क्या इतना भारी जनाक्रोश और मीडिया की सनसनी हमारी स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को बाईपास करने का सही कारण हो सकती है, या फिर सबसे भयानक अपराधों के सामने भी क्या सच्चे न्याय की पहचान यही है कि हम बिना डिगे कानून के शासन पर टिके रहें? शक्ति मिल्स केस हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय की असली परीक्षा तभी होती है जब वो बिना किसी दबाव के काम करे। उम्मीद है इस लीगल एनालिसिस ने आपको इस विषय को गहराई से समझने में मदद की होगी।